अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारी आपसे दूसरी गुफ्तगू है। सम्मान काउंसलिंग की तरफ से जो हमारी ये शुरुआत हुई है कि भाई हम अपने कौम के लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि काउंसलिंग, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन ख़ानदानों के बीच में आपसी झगड़ों को शरीयत और हिंदुस्तानी कानून के पैराए में, उसके दायरे में हल करने के लिए जगह जगह लोग उसके लिए उठ खड़े हों। NGOs होने दो, जमात वाले होने दो, मस्जिदें वाले होने दो, या कुछ अफराद ये काम को लेकर आगे बढ़े। हम सम्मान वाले जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के किसी भी किनारे के लोगों को इंशाअल्लाह ताला हर एतबार से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारी बातें मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, उम्मीद किया आप लोग उसको सुने होंगे और लोगों में आम किए होंगे। पहली बात यह है कि भाई ये काउंसलिंग जो आप लोग करेंगे, जब किसी ख़ानदान में झगड़ा होता है तो उसके लिए हल चाहिए। अब हल के लिए आम तौर पर हमारा दिमाग कहाँ जाता है? पुलिस के पास जाता है, वकील के पास जाता है, कोर्ट कचहरी में जाता है। और ये बात एश्योर्ड है, ये बात पक्की है, जो किस्सा, जो झगड़ा, जो इख्तिलाफ पुलिस के पास गया वो कभी सेटलमेंट नहीं होता, वो कभी सुलह नहीं होता, बल्कि दुश्मनियाँ और बढ़ जाती हैं। और वहाँ पर इंसान खैर की उम्मीद नहीं कर सकता, कुछ अच्छा होगा, मिलेंगे अभी। नो, वकील उधर, उनका वकील उधर से खींचेगा, इनका वकील इधर से खींचेगा, दोनों तरफ से दोनों वकील अपना पैसा उठाएंगे। जबकि वकालत और जो क्या बोलते हैं कि ये जो पेशा है, प्रोफेशन है, इतना एक अपने आप में बेहतरीन पेशा है, लेकिन हिंदुस्तान में इतना करप्ट हो चुका है ये वकीलों का तबका। ये सिर्फ धोखा और झूठ और पैसा खाने का एक जो है एक टीम बन चुका है। हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे वकीलों को भी जानता हूँ जो ईमानदार हैं, नेक हैं, जिनके अंदर एक हम्बलनेस है, एक कोर्टसी है। बहुत कम है, लेकिन वो आपको 100 में 2 मिल जाएंगे। लेकिन हमारे केसेस तो यहाँ पे घरों में हज़ारों हैं। अब क्या करेंगे? आम तौर पे वकीलों के बारे में एक बात बताता हूँ। आम तौर पे लोग बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा वकील पकड़ा है। अरे हमारा वकील का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। एक बात याद रखो, जितना बड़ा वकील होता है उतना स्लो काम करेगा, जितना बड़ा वकील होता है उतना ज़्यादा पैसे लेगा, जितना बड़ा वकील होता है उतना कम वक्त देगा, जितना बड़ा वकील होता है उसके पास उतने ज़्यादा केसेस होंगे। तुम्हारे केस को वो इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी कौम बजाय इसके शरीयत, इंसानियत और एक अच्छे अंदाज में उसको हल करने के बजाय, चाहे आपको सेटलमेंट करना है, आपको सुलह करना है, या आपको अलग भी होना है, रिश्ते में अगर तलाक और खुला भी करना है, उसको शरीयत और मोरालिटी बेस अगर सॉल्व करने के बजाय कोर्ट कचहरी का जो रुख है, इसमें आपके लिए बहुत नुकसानात हैं, बहुत नुकसानात हैं। सबसे पहला जो नुकसान है यहाँ पर इंसान का दीन, इंसान का अक़ीदा दाव पे लग जाता है। यार अजीब मामला है। नमाज़ पढ़ते हैं कुरान और हदीस के हिसाब से, हाँ, सारी चीज़ें में हम लोग कुरान हदीस बोलकर हम लोग जो है अपनी दावत को रखते हैं, लेकिन घरेलू झगड़ों के लिए इंसान का बना हुआ जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके पीछे क्यों जाते हो? अब भाई हमने ऐसे लोगों को भी ये लास्ट 7-8 साल में देखा है जिन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला है तुम्हारी शरीयत उरियत नहीं चाहिए हमको, हम कोर्ट में देख लेंगे। आप मेरी बात को थोड़ा गौर कर लो, मैं कोई डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, यह हमने कानों से सुनी हुई बात है। तो अब इसका क्या, यानी उसको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा कि नहीं? यानी उसने कुरान और हदीस और शरीयत को एक जस्टिस का चीज़ मानने से इनकार कर दिया, इसको डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या उसका ईमान बाकी रहा? यानी अल्लाह के कानून को इनकार करने के बाद? खैर, वो एक अलग चैप्टर है, मैं इंशाल्लाह कभी और उस पर बात करूँगा इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा कि सबसे पहले उसका दीन, यहाँ पर दीन के ऊपर ज़रब लगेगी, मार पड़ेगी। दूसरा, जो ख़ानदान कोर्ट कचहरी जाने से रिश्तेदारियां और ख़राब हो जाएंगी, कुछ लोग उसके तरफ हो जाएंगे, कुछ लोग इस तरफ चले जाएंगे, और दोनों तरफ वाले कोर्ट का चक्कर लगा कर उनके चप्पल झड़ जाएंगे, उनके चप्पल जो है उनके पैर दर्द हो जाएंगे, लेकिन मुमकिन है कि उनको वो हक़ ना मिले जिसकी उम्मीद से वो वहाँ पे गए थे।
देखिए, मैं यहाँ बैठकर कोर्ट कचहरी लॉ का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो एक एतबार से अल्लाह का फजल व करम समझता हूँ, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतना है कि हर यहाँ का बाशिंदा, हर यहाँ का वासी अपना हक़ लेने की कोशिश कर सकता है और बहुत सारे लोगों को हक़ मिलता भी है। दूसरी चीज़, रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़, इंसान का माल, आपको फ़ीस देना पड़ेगा, आपको जो है वो जो पे करना ही पड़ेगा। चौथी चीज़, आपका सुकून, आपका चैन, आपका हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगा। कभी आप खुश नहीं रहेंगे, आपकी इज़्ज़त चली जाएगी, आपका नाम बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाइयों कि भाई, अगर हम लोग अगर अपने माशरे को, अपने सोसाइटी को अगर ऐसे काउंसलिंग सेंटर अगर दें तो हम कौम की रियली में बहुत बड़े पैमाने पर खिदमत करे जैसा है। तो इसके लिए हमारी दावत है हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर जमात वालों को कि अपने अपने इलाकों में कंपटीशन बेस मत जाइए, एक दूसरे को नीचे करने के लिए मत जाइए, बल्कि एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अंदाज से दिलों को बड़ा रखते हुए सब्र के साथ इस मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा। इस सिलसिले में एक बात मैं आपको बताऊं, आप जब इस मैदान में आगे बढ़ेंगे तो आपको पुलिस सपोर्ट करेगी। यकीन मानिए, हम कोई बड़े चीज़ ने, यानी बहुत बड़ा हम लोगों ने तीर नहीं मारा है कि मैं आपके सामने ये सीरीज़ लेके आया हूँ, लेकिन साबिका पिछले 7-8 साल के अंदर कईयों ऐसे केस पुलिस ने हमारे तरफ रेफ़र किया है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, पुलिस के पास वो औरत गई, पुलिस के पास वो मर्द चला गया, पुलिस के पास रोते हुए वो औरत चले गई, आर्बिट्रेशन के लिए हमारे पास उन लोगों ने ऑफिशियली लिख के पुलिस के साथ उस औरत या उस मर्द को लेकर हमारे साथ पहुंचाई। जबकि हमने कभी भी पुलिस के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हमको रिकॉग्नाइज़ करो, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ये पैगाम पहुंचता गया पुलिस पर, पुलिस ने हम पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया। आज हमारा पेपर उन तक जाता है, उनका पेपर हम तक आता है। ह्यूमन राइट्स वाले जो काम करते हैं वो लोग हमसे कंसल्ट करते हैं, हम उनसे कंसल्ट करते हैं। अल्लाह का फजल करम है, ये हमारे लिए नहीं, आप भी अगर अपने इलाके में अगर ये काम करेंगे, मैं तो 100% आपको गारंटी देता हूँ, आपके इलाके की पुलिस भी आपका शुक्रिया अदा करेगी, आपके इलाके का जो जुडिशियल सिस्टम है वो आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि हकीकत में आप उनका काम आसान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आपको, अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, अगर आपको एक कोई काउंसलिंग सेंटर बनाना है तो पहले तो आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा जिसके कुछ ट्रस्टीज़ रहेंगे। वो ट्रस्ट में आप ऐसे लोगों को लेना जो इस काम की अहमियत को, इम्पोर्टेंस को, इस काम की ज़रूरत को, इस काम को, हाँ भाई ज़रूरत है, ये काम बहुत अच्छा काम है, इस बात को मानने वाले लोग ही आपके पास आएँ। भले से वो गरीब हो, भले से वो एक आम आदमी हो, लाइक माइंडेड लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एज ए ट्रस्टी हो गया और घर में बैठे रहा और यहाँ पे 1-2 आदमी काम करें, ऐसा नहीं होता काम। एक बात बताऊँ, जब हम लोगों ने सम्मान काउंसलिंग सेंटर के लिए ट्रस्टीज़ का इंतखाब किया तो हम लोगों ने, हमारे सामने उडुपी में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे। सबसे पहला कंडीशन मैंने ये लगाया कि भाई पैसे वाले नहीं होंगे हमारे पास, यानी बड़े बड़े पैसे वाले ट्रस्टीज़ नहीं बनेंगे। क्यों? हमें उनसे कोई दुश्मनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, फाइनेंशियली उनका सपोर्ट के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता। वो हमारे भाई लोग हैं, उनका ताउन ज़रूरी है। लेकिन ट्रस्टीज़ अगर उनको बनाएंगे तो ट्रस्टीज़ क्या नाम के लिए होता है? नहीं, ट्रस्टीज़ वो मेंबर होते हैं जो उस ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स और विजन को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो पैसे वाला घर में बैठ के सिर्फ पैसा देगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, वो ट्रस्ट वाले ऐसा काम करना, ऐसा जेन्युइनली, ऐसा फोकस्ड और डेडिकेटेड काम करना कि पैसे वाले लोग आपसे पूछना कि आपको पैसे की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सम्मान ने वो अफराद भी देखा जिन्होंने अपने तरफ से वॉलंटियरली आकर हमको पैसा दे के चले गए। और पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास 100 घर वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, करोड़ोंपति से लेकर लाखोंपति तक आए। यहाँ पर फाइनेंशियल उनका क्या बोलते हैं, सोने का और विरासत के मसाइल को हल करके गए।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से फ़ीस के तौर पर एक पैसा भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या हमारे पास पैसा है इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं लिया कि भाई हम एक फ़ैसला करने की जगह पर हैं। अगर उनके पैसों उनका अगर फ़ीस अगर लेंगे तो हमारी पकड़ नहीं रहेगी, हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी, हमारी अहमियत नहीं रहेगी। सामने वाला जिसके हक़ में फ़ैसला नहीं गया है, जो हमारे फ़ैसले से थोड़ा सा नाखुश है, ऐसा भी होता है ना, जाहिर सी बात है। आप जब फ़ैसला करेंगे या अमिकेबल सेटलमेंट करेंगे तो हर आदमी खुश होना ज़रूरी नहीं है। जो गलत खोर होता है उसको आप जब समझाएंगे, लेकिन उसके अंदर से उसको गुस्सा आया रहता है, भले से वो अल्लाह से डर के या एक इंसानियत के बेस के ऊपर यहाँ पे ओके बोल दे, हाँ बोल दे, मान ले, लेकिन वो फिर कहीं ये ना कहे कि फ़लाँ आदमी से फ़ीस ज़्यादा मिला तो इन लोगों ने फ़ैसला वैसा कर दिया। अपने एक इज़्ज़त और आबरू और स्टेटस को कायम करने के लिए हम लोगों ने कहीं पैसा नहीं लिया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा था कि भाई आम तौर पे लोग समझते हैं ना कुछ काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें पैसा सेकेंडरी है, थर्ड पोजीशन पे आता है। सबसे पहले हमारा प्लान है, हमारे करने वाले अफराद कैसे होने चाहिए वो हैं, और उसके बाद हमारी मेहनत है। ठीक है, जब आप ट्रस्ट बनाएंगे तो उसके ट्रस्टीज़ बनेंगे। ट्रस्टीज़ एक जहनीत के होनी चाहिए, वक्त देने वाले होने चाहिए। आई एम रिपीटिंग कि वही आदमी को लेना आप अपने ट्रस्ट में जो वक्त देने वाला है। भले से वो साइकिल में चलता हो, भले से वो कोई आदमी उसको नहीं जानता हो, लेकिन वक्त अगर यहाँ पे नहीं दे सकता तो उसको बोलो कि भाई नहीं, तुम हमारे वेल विशर बन के रहो, लेकिन यहाँ पे आपके लिए जगह नहीं है। दूसरा, वक्त के बाद जो सबसे अहम जो चीज़ होता है, ऐसा आदमी आपके ट्रस्ट में होना चाहिए या पैनलिस्ट में होना चाहिए जिसको सोसाइटी के अंदर एक रेस्पेक्ट हो, जिसको सोसाइटी कबूल करती हो। भले से उसका मसलक, उसका नमाज़ पढ़ने का तरीका अलग हो, लेकिन ऐसे लोग हों जिसको लोग पसंद करते हो। इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी वो सामने वाले से गले मिलाने के लिए तैयार हो, और जिसके बारे में ये मैसेज हो ये दूसरों के लिए वक्त देने वाला है, दूसरों के बीच में दूसरों को जाके खंदा देने वाला है, ऐसा आदमी है ये ऐसे आदमी होने चाहिए। थर्ड नंबर पर आपके पास ऐसे लोग चाहिए जो दीनदार हों, जबकि मैं इसको पहले बोलना चाहता। पहली और दूसरी बात भी दीनदारी से ही ताल्लुक़ है। दीनदारी इसका मतलब ये है कि वो हराम खोरी से, किसी को दगा देने वाला, किसी से झूठ बोलने वाला, बदनाम आदमी ना हो, दीन की बुनियादी मालूमात, हलाल और हराम की पहचान हो, ये आदमी आप में होना चाहिए। और ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको इस मैदान में इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो। समझे आप? यानी कि ये काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, समझने का तरीका, पेशन और एक टेक्निक, हिकमत, यहाँ पे जितना आप सुनेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे। उन सामने वाले को बोलने ही नहीं देंगे। बात बात पे अगर आप गुस्सा करेंगे, हाँ कभी कभी गुस्सा करना भी पड़ता है, वरना आपको वो लोग जो है आपको काउंटर करते हैं सामने वाले। नहीं, आपका पैनलिस्ट जो बैठा है वो आपने पूरी अपने राइट्स को उनके पास, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बताऊंगा कि जब कोई जो आपके पास कोई आदमी आते हैं तो उनके साथ आपका किस तरीके से एग्रीमेंट होना चाहिए, किन मैनर्स को वो लोग पाबंद होना चाहिए, वो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। लेकिन मैं फंडामेंटली ये कह रहा हूँ कि ऐसे आदमियों को लें जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी हो, जो पैनल में बैठकर डिग्निटी के साथ बात करने वाले हों, और ऐसे आदमी हों जिनको जनरल नॉलेज, स्पेशली एक होता है ना काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि सामने वाले को समझना, परखना, जिसको यानी कि सामने वाले की मेंटालिटी को समझना, कहाँ पे बातों को स्किप कर रहा है, कहाँ पे बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे वो डरा हुआ है, कहाँ पे वो दूसरों के प्रेशर में बात कर रहा है, ये सब। हाँ ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब आप ऐसे आदमी को, हमारे इलाके में तो ऐसा पूरे जो है क्या बोलते हैं कि ये फ्यूचर्स एक आदमी में रहने वाला तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, जो मैंने बोला है वो सारी चीज़ें मुझ में नहीं है। हाँ, सारा पैनल को अगर मिलाएंगे तो किसी में इस्लाम की नॉलेज है, किसी में दीनदारी है, कोई आलिम दीन है, कोई जो है तजुर्बाकार आदमी है, और कोई पेपर राइटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर राइट करना,
हर मजलिस आपके बगैर पेपर और सामने वाले के विटनेस से खाली नहीं होनी चाहिए, वरना तुम 10 बातें करो मेरे भाइयों, उसकी कोई कीमत नहीं जब तक उस बैठक का खुलासा, उस बैठक का कंक्लूजन, उस बैठक में जिस बात पर आपने इत्तिफाक किया उसका पेपर ना बने तुम्हारे लीगल पेपर पर, या जो है तुम्हारे एक किसी कागज़ में और उनकी सिग्नेचर ना हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और ऐसे आदमी हमारे पैनल में होना चाहिए जो बेहतरीन अंदाज से उसको फॉर्मेशन कर सके, उसको लिख सकें, उसको रिटन में ला सकें और इजीली लोगों को समझ में आए, जैसा हिंदुस्तानी कानून और इस्लामी कानून को मैच करके, दोनों को मिला करके उसको एक अंदाज में लिखने वाला बंदा आप में ज़रूरी है। ओके, आप तलाश करेंगे तो आपको आपके आसपास ही में ये लोग मिल जाएंगे। तो मैं जो कहना चाहता था इस बैठक में वो यही है कि ट्रस्ट कैसे होनी चाहिए, उसमें कैसे लोग होने चाहिए और ट्रस्ट कैसे बनाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी और ज़रूरी बातें इसमें मिली होंगी, और इंशाअल्लाह ताला ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको कहीं से ढूंढना पड़ेगा, और ये भी चीज़ नहीं कि ये सारे जो चीज़ें बताया हूँ मैं, हम लोग 7 साल पहले ये सारी चीज़ें हमारे में नहीं थी। आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, 7 साल पहले हम इतने मैच्योर नहीं थे, हम इतने रेडी नहीं थे, हम इतने क्या बोलते हैं कि इंस्टॉल्ड नहीं थे, हम इतने जो है रिच नहीं थे, लेकिन आगे बढ़ते चले गए, केसेस आते चले गए। ख़ुद हम काउंसलर्स अपनी काउंसलिंग कराना शुरू कर दिए, बड़े बड़े सेमिनार्स में गए हम लोग, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाए, उनसे हमने सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक टीम बिल्ड होती है और कैपेबल बनती है। आप लोग भी एक कदम उठाएंगे तो अल्लाह ताला आपका ताउन करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये मालूमात फ़ायदा बख्श होंगी। आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हमारे हर वीडियो को देखकर लोगों में आम करें। इंशाअल्लाह ताला इसका अज्र आपको ज़रूर मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।